Welcome friends, welcome to this new episode, and in this episode we will learn how to calculate the binding energy per nucleon, okay, in most practical way, okay। तो आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, अभी आपने पहले बताया था, इसके पहले वाले एपिसोड में वैसे ही निकल आएगा। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस हमको पता है और उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसका मास पता है, और न्यूक्लियस जब न्यूक्लियॉन्स से बनता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उस न्यूक्लियस का मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिससे मिलकर वो बना है न्यूक्लियस, उसके मास से कम होता है, क्योंकि कुछ मास लॉस हो जाता है जिसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट इक्वल टू न्यूक्लियस का मास माइनस उसमें कितने प्रोटॉन थे, यानी जो भी थे तो जेड नंबर प्रोटॉन, और माइनस ए माइनस जेड यानी कि एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। तो ये हो गया टोटल न्यूट्रॉन नंबर और इसका मास, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर आप मास निकालेंगे तो न्यूक्लियस जब बनकर तैयार होगा तो उसका मास हमेशा कम होगा। तो मास डिफेक्ट निकाल लेंगे और एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट और सी स्क्वायर, ये और यही होगी बाइंडिंग एनर्जी। तो आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल जैसे सर आपने पहले बताया इसके पहले वाले एपिसोड में, वैसे ही ये है, उसमें कुछ नया थोड़ी ना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमको किसी न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा आसान उसके एटम का मास निकालना हो, मतलब पता होता है, निकालना होता है, पता होता है। क्यों? क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग हर लगभग जितने नॉलेज में हैं एलिमेंट इस वर्ल्ड में, उनके हम मास निकाल चुके हैं और वो हमारे डाटाबेस में प्रैक्टिकली मौजूद हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम का मास, हीलियम एटम का मास, सोडियम एटम का मास, बोरॉन एटम का मास, क्लोरीन एटम का मास, जिसका भी है, हमारे पास एक रेडीमेड डाटा है। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली ज़्यादा इजी है एटम का मास पुट करना। किसी प्रॉब्लम में एटम का मास पुट करना ज़्यादा इजी है इन कंपेयर टू इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास मतलब का डाटा नहीं मिलता है जल्दी, तो प्रैक्टिकली हमको एटम का मास पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको अल्फा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस है हीलियम का, उससे हमको बेटर मास का डाटा मिल जाएगा अगर हम केवल हीलियम एटम का देखें। हीलियम एटम का मास बहुत जल्दी हमारे डाटाबेस में हमको मिल जाएगा, और लेकिन उसके न्यूक्लियस का मास जो कि अल्फा पार्टिकल है, उसका मास डाटाबेस में मिलना टफ है प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, मिलना टफ है। तो हम एटम के मास को ज़्यादा हमारे पास इजली नॉलेज अवेलेबल है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको, इस चीज़ को जो मास डिफेक्ट है उसको धीरे से एटम के टर्म में लाएं, और एटम के टर्म में लाएं तो हमारे लिए उसको प्रैक्टिकली यूज करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो कैसे करेंगे हम वही आपको सिखाते हैं। यहाँ पे आते हैं, चलो कोई एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उसका एक न्यूक्लियस है, तो मान लो इसमें जेड प्रोटॉन है और इसका मास नंबर है ए, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? ए माइनस जेड। समझ में आ गया? इसमें अगर जेड प्रोटॉन है तो ए माइनस जेड इसमें न्यूट्रॉन होंगे। ये समझ में आ गया आपको? ये न्यूक्लियस है, याद रखना, ये न्यूक्लियस है, ओके। थोड़ा इसको उस साइड में लिख देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस हमारे पास बचा रहे। जेड प्रोटॉन है इसमें, इस न्यूक्लियस में, और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। समझ में आया? समझ में आया? ये न्यूक्लियस है। तो जाहिर सी बात है ये कैसे बना होगा?
ये जेड प्रोटॉन से मिलके बना होगा और ए माइनस जेड यानी इतने न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन मिलके बनाएंगे जेड एक्स ए न्यूक्लियस। समझ गए आप? समझ गए ना? जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन मिलकर बनाएंगे इतना न्यूक्लियस। कुछ मास लॉस होगा यानी मास डिफेक्ट आएगा, वो मास एनर्जी में बदल जाएगा और वो रिलीज हो जाएगा, जो कि इस न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देगा। और वो एनर्जी मान लो Q है, तो Q इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। कुछ मास लॉस होगा जो कि एनर्जी में बदल जाएगा, और वो जो Q होगा वो मास लॉस को बोलते हैं मास डिफेक्ट और इंटू सी स्क्वायर। ये भी आप जान गए। तो पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं। Q को Q न लिख के सीधा सीधा बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं, तो आपको और थोड़ा आसान होगा जानना। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू दिस। अब मास डिफेक्ट और इस प्रोसेस में न्यूक्लियस के बनने में जो मास में जो लॉस हुआ उसको देखते हैं। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम होना कितना चाहिए? हमेशा न्यूक्लियस का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस के अलग अलग मास का अगर हम निकालें उससे कम आता है, क्योंकि कुछ मास लॉस हो जाता है जो स्टेबिलिटी देता है। ये सब बता चुके हैं आपको। तो मास डिफेक्ट आएगा, इसका हमेशा मास कम रहेगा, तो मास कितना लॉस हुआ? तो जेड टाइम्स, यानी जेड प्रोटॉन है, तो जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड हैं, और माइनस ये मास हमेशा ज़्यादा रहेगा न्यूक्लियस के मास से, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को NU लिख लेते हैं, NU न्यूक्लियस, मास ऑफ वो न्यूक्लियस वो वाला। तो इतना यानी मास हमारा लॉस हुआ। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी थी, तो जस्ट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बाइंडिंग एनर्जी आ गई। लेकिन थोड़ा दिक्कत यहाँ है कि किसी न्यूक्लियस का मास जानना ज़्यादा कठिन है इन कंपैरिजन टू उसके एटम के मास से। तो इसको हम थोड़ा अपने इजी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा एटम के मास में बदलते हैं। न्यूक्लियस में एटम, न्यूक्लियस से में एटम में क्या फ़र्क होता है? किसी न्यूक्लियस में और किसी एटम में क्या फ़र्क होता है? इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉन निकाल दो अगर किसी एटम से तो वो न्यूक्लियस बन जाता है। जैसे हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन हैं सारे निकाल दो तो ये बन जाता है न्यूक्लियस हीलियम का। तो यानी न्यूक्लियस का केवल और एटम का केवल जो अंतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों के चलते होता है। इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बन गया न्यूक्लियस। तो क्या करेंगे हम, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और उसको न्यूक्लियस को एटम बना देते हैं। न्यूक्लियस को एटम बना देते हैं। अब देखो दूसरी चीज़, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे? जेड प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में, लेकिन एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर हमको इस न्यूक्लियस को एटम में बदल देना है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो इसमें जेड इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आया? जैसे इसको आगे बढ़ते हैं। अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इस टाइप, इस ओर का। चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं। माइनस क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे? जेड नंबर, यानी प्रोटॉनों के नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन। जेड इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, और चूँकि हम जोड़ रहे हैं तो हम एक बार घटा भी रहे हैं, क्योंकि हमको इक्वल करना है ना,
कुछ नहीं करा, एक बार हमने उतने ही इलेक्ट्रॉन को के मास को जोड़ा, एक मास को घटाया और माइनस हम बाहर निकाल चुके थे, प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, उतने ही इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ा और उतने ही इलेक्ट्रॉन का मास घटा दिया, कोई फर्क नहीं किया। ये जेड मास, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होगा इस न्यूक्लियस में, यानी इस न्यूक्लियस में, तो ये जस्ट एटम बन जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन को इधर ले आओ, तो जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस माइनस ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस मिलके बन गया माइनस मास ऑफ ये एक्स जो था न्यूक्लियस, अब एक्स नहीं लिखेंगे, एटम। ये जो न्यूक्लियस था अब उसका सिर्फ एटम लिखेंगे। जैसे यहाँ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होता तो ऑक्सीजन का एटम आ गया एक तरह से, मतलब हमने न्यूक्लियस के मास को एटम के मास में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एटम का मास हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? तो आपने कभी हाइड्रोजन एटम देखा है? 1H1 देखा तो नहीं होगा, सुना होगा। हाइड्रोजन एटम 1H1, इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। यानी ये जो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इजीनेस के लिए सीधा सीधा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हो। ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इसको आप अब समझ गए ना, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा। तो डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट इक्वल टू जेड टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ए माइनस जेड ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ जो भी जिस एलिमेंट का न्यूक्लियस था उसका एटम। ये बहुत आसान थोड़ा हो गया मास डिफेक्ट। देखो ये आसान यहाँ से हुआ कि जैसे आपसे पूछा गया ऑक्सीजन एटम का बाइंडिंग एनर्जी निकालो, आपसे बोला गया, ओके, एटम नहीं, इसके न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, एटम नहीं, इसके न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो हमको मास पता है उसके एटम का, गुड, हमको मास पता है उसके एटम का, हमको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की। लेकिन हमको न्यूक्लियस का मास नहीं पता है, हमको पता है आसानी से मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का, जो कि इजीली अवेलेबल है। तो और हमको मास पता है बहुत आसानी से हाइड्रोजन एटम का, ये भी हमको बहुत इजीली पता है। तो हम सीधा यहाँ पर लिखकर इस ऑक्सीजन न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे। जैसे ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है? 8, तो 8 नंबर ऑफ जेड मीन्स 8, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वहाँ पर 8 हैं। तो 8 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ए माइनस जेड 16 माइनस 8 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसका मास। न्यूट्रॉन का भी मास हमको पता होता है इजली, और फिर माइनस किसका मास? पूरे ऑक्सीजन एटम का मास, मास ऑफ एटम, बस रख दिया। और न्यूक्लियस की जब बना न्यूक्लियस तो उसमें मास डिफेक्ट इतना आया, तो बाइंडिंग एनर्जी ऐसे निकाल लेते हैं, c² से मल्टीप्लाई करके, अगर मास किलोग्राम में है, ठीक है। और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ऑक्सीजन में कुल कितने मतलब थे?
न्यूक्लियस टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के 16, ये ए मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर अगर न्यूक्लियन निकालना है तो फिर टोटल मास नंबर से डिवाइड कर दो, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये तो आया बाइंडिंग एनर्जी टोटल, और डिवाइडेड बाय ए यानी मास नंबर। क्योंकि ए क्या है, मास नंबर। मास नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस में मौजूद सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, वही मास नंबर। तो मास नंबर से डिवाइड कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी एवरेज आपको मिल जाएगी। जैसे इसके पहले हमने एपिसोड में आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। ये बस एक सिंपल और तरीका है कि हाइड्रोजन एटम के मास से काम चल जाता है, और हमको जो न्यूक्लियस पता है उसका जो एटम है, टोटल एटम, उसका मास अगर इजली अवेलेबल है तो उससे पता चल जाता है, और न्यूट्रॉन का मास हमको पता होता है तो उसको रख देते हैं। तो 3 चीज़ें हमको चाहिए कि किसी एटम के अगर न्यूक्लियस की हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो उस न्यूक्लियस का जिस एटम का वो न्यूक्लियस है उसका मास चाहिए, हाइड्रोजन एटम का मास चाहिए और न्यूट्रॉन का मास चाहिए। बस उसी से काम निकल गया, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम निकाल लेते हैं। समझ में आया ना? बहुत इजी वे है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा इजी कर दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हमको न्यूक्लियस के मास से आज़ादी मिल गई, हमको सिर्फ एटम के मास से काम चल गया। हमको न्यूक्लियस के मास से आज़ादी मिल गई, जो फंडामेंटली जो लिखना था हम वो नहीं लिखेंगे, न्यूक्लियस का मास, हमको उसके एटम के मास से काम चल गया। और हमको प्रोटॉन के मास से आज़ादी मिल गई, एक रेडीमेड हाइड्रोजन एटम का मास हम यूज करेंगे। चलो चलते हैं, इसी पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ताकि आपको बोरियत ना हो। तो नेक्स्ट एपिसोड में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।